तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव वर्जन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और इसके दोनों वर्जन, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, देखते हैं क्या होती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। अ प्रायोरिटी इज एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस एंड द सीपीयू इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो इस शेड्यूलिंग में हम क्या करते हैं, हर एक प्रोसेस के साथ एक प्रायोरिटी अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी जितनी ज़्यादा होगी उसे सीपीयू पहले असाइन होगा। ठीक है, इक्वल प्रायोरिटी प्रोसेसेस आर शेड्यूल्ड इन एफसीएफएस शेड्यूलर। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि दो प्रोसेसेस की प्रायोरिटी सेम हो जाए, तो इस केस में हम लोग टाई को कैसे ब्रेक करेंगे, एफसीएफएस का यूज़ करके। ठीक है, जो सेम हमने किया था एसजेएफ में। द एसजेएफ एल्गोरिथम इज अ स्पेशल केस ऑफ द जनरल प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो जो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम थी वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का ही एक स्पेशल केस है। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ पे हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हर एक प्रोसेस के साथ क्या अटैच कर देते हैं, प्रायोरिटी। ठीक है, तो एसजीएफ में हम लोग किस पे डिपेंडेंट थे, बस टाइम पे। जिस प्रोसेस का बस टाइम जितना कम होता था उसे पहले सीपीयू हम लोग असाइन करते थे। ठीक है, तो वहाँ पे प्रायोरिटी हमने बस टाइम को दे दी थी। ठीक है, इसलिए वो स्पेशल केस होता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का। तो वी डिस्कस शेड्यूलिंग इन टर्म्स ऑफ हाई प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी। तो अब ये हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है या लो है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक नंबर अटैच कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बना रहा है कि उसने लो नंबर को हाई प्रायोरिटी दी है या हाईएस्ट नंबर को हाई प्रायोरिटी दी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम जितना नंबर बड़ा होगा, जितना प्रायोरिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, हम उसकी हाई प्रायोरिटी मानेंगे। ठीक है, वी एज्यूम दैट हाई नंबर रिप्रेजेंट हाई प्रायोरिटी। ठीक है, जो जितने भी हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कैन बी इधर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो ये प्रिमिटिव भी हो सकती है और नॉन प्रिमिटिव भी, अभी जैसे मैंने पहले बात करी थी। तो वही होगा, प्रिमिटिव में क्या होगा, when a process arrives at the ready queue its priority is compared with the priority of the current running process। ठीक है, सपोज कोई प्रोसेस पी आई रेडी क्यू में आई और सीपीयू अभी प्रोसेस पीजे के पास था। तो जब ये पी आई एंटर हुई तो अब पीजे की जो प्रायोरिटी होगी वो पी आई से कंपेयर करेंगे। अगर पी आई की प्रायोरिटी पीजे से ज़्यादा है तो इसे सीपीयू को प्रिम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव केस हो जाएगा और सीपीयू किसे असाइन होगा, पी आई को। ऐसे ही अगर पीजे को सपोज सीपीयू असाइन हो गया है, ठीक है, तो जब तक ये अपना कंप्लीट जितना एग्जीक्यूशन था वो कंप्लीट नहीं कर लेती, तब तक इससे हम सीपीयू को प्रिम्प्ट नहीं करेंगे। किस केस में, नॉन प्रिमिटिव के केस में। ठीक है, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है, कंसीडर फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस विद देयर अराइवल टाइम एंड सीपीयू बर्स्ट गिवन इन मिलीसेकंड। तो हमें कैलकुलेट करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमें हर प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग प्रायोरिटी गिवन है। ठीक है, तो अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी की बात करें, प्रोसेस P3 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसको सबसे बड़ा नंबर असाइन किया हुआ है 7। ऐसे ही उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी P6 की। तो अब हमें प्रायोरिटी के बेस पे ही सीपीयू असाइन करना है। ठीक है, तो हमारा पहला केस है नॉन प्रिमिटिव। मीन्स अगर किसी प्रोसेस को सीपीयू असाइन हो गया है तो जब तक उसका एग्जीक्यूशन पूरा नहीं होगा तब तक सीपीयू से प्रिम्प्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं 0 से। ठीक है, 0 पे कोई भी प्रोसेस सिस्टम में नहीं एंटर हुई है। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस P1 आई है, उसका अराइवल टाइम 1 है, तो 0 से 1 तक सिस्टम आइडल रहेगा। नेक्स्ट अब किसे असाइन करेंगे, अब हम प्रायोरिटी भले ही P3 की सबसे हाईएस्ट है लेकिन ये सिस्टम में एंटर हो रही है 3 मिलीसेकंड पे। ठीक है, तो फर्स्ट कौन आई है सबसे पहले, P1, तो इसे हम असाइन करेंगे। तो P1, ये इसका बस टाइम है 4, तो 4 + 1 is 5। इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव है। तो जब तक P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ तो सिस्टम में P2 भी आ गई, P3 भी आ गई, P4 भी आ गई और P5 भी आ गई। ठीक है, P6 नहीं आई अभी क्योंकि उसका अराइवल टाइम ही 6 है और हमारा जो चार्ट है वो 1 to 5 ही हुआ है अभी कंप्लीट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट किसे असाइन करेंगे हम,
अब हम कंपेयर करेंगे प्रायोरिटीज़ जो सिस्टम में अवेलेबल प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो अब हाईएस्ट प्रायोरिटी है P3 की, तो अब हम P3 को असाइन कर सकते हैं। तो P3 का बस टाइम है 1 यूनिट, तो 5 + 1 = 6, ठीक है। तो P3 आउट, तो अब P6 भी आ गई, ठीक है। तो अब देखते हैं 5, 2, 1 और 6, हाईएस्ट प्रायोरिटी P6 के ही है, तो P6 ही को ही असाइन कर देंगे हम। और इसका बस टाइम है 6, तो 6 + 6 = 12। नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? 2, 1 एंड 5 में 5, तो ये P2 की है, और P2 का बस टाइम है 5, तो 12 + 5 = 17, ये भी आउट। नेक्स्ट अब 2 और 1 में P4, ठीक है, और P4 का बस टाइम है 2, तो 17 + 2 = 19, एंड लास्ट में P5, ठीक है। और P5 का बस टाइम है 3, तो 17 19, ये कितना हो गया था, 19 और +3 20। तो अगर इनके कंप्लीशन टाइम की बात करें तो P1 का कंप्लीशन टाइम है 5, ठीक है। ऐसे ही P2 का 17, P3 6, P4 19, P5 22 एंड P6 12, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। ऐसे ही वेटिंग टाइम हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा प्रोसेस P1 के लिए 5 - 1 4, ऐसे ही P2 के लिए 17 - 2 15, 6 - 3 = 3, ठीक है। ऐसे ही हम बाकी प्रोसेस के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। और वेटिंग टाइम हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, तो 4 - 4 = 0, 15 - 5 = 10, ऐसे ही 3 - 1 = 2 फॉर प्रोसेस P3, ठीक है। तो अगर हम बात करें एवरेज टर्न अराउंड टाइम की, तो पूरे कॉलम का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो ये आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय, इसका सम आएगा यहाँ पे 60, ठीक है। और हम डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास है 6, तो 60 डिवाइडेड बाय 6 = 10 मिलीसेकेंड। ऐसे ही एवरेज वेटिंग टाइम इन सब का सम आ जाएगा 39, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है 39, और डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ प्रोसेस 6, तो ये हो जाएगा 6.5 मिलीसेकेंड, ठीक है। तो ये केस तो था नॉन प्रिम्प्टिव का, ठीक है। अब देखते हैं एक बार प्रिम्प्टिव का केस। सेम जो हमने SJF में नॉन प्रिम्प्टिव वर्जन देखा था, ठीक है, सॉरी प्रिम्प्टिव वर्जन देखा था, जिसे हमने बोला था SRTF, सेम वैसे हम यहाँ पे काम करेंगे। बस यहाँ पे हम बस टाइम पे ना डिपेंड होकर प्रायोरिटी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे 0 से, ठीक है। तो चेक करते हैं अराइवल टाइम। देख यहाँ पे 0 पे कोई प्रोसेस नहीं आई है, सबसे पहली प्रोसेस 1 पे आई है, तो 0 to 1 सिस्टम आइडल रहेगा, ठीक है। गैंट चार्ट हमने 0 से शुरू करना है। तो अब प्रोसेस किसे असाइन कर देंगे, सिस्टम P1 को, ठीक है। तो अब ये है केस प्रिम्प्टिव का, तो हमें चेक करते रहना है कि कोई हाई इस प्रोसेस P1 से हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस सिस्टम में तो नहीं आई है, ठीक है। तो 1 यूनिट टाइम हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो 1 + 1 = 2, ठीक है। तो इसका बस टाइम केवल बचा 3, तो 2 पे 2 और प्रोसेस आ गई हैं, P2 और P3, जिनका अराइवल टाइम 2 है, ठीक है। तो इनमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, अब ये हम चेक करेंगे, ठीक है। प्रोसेस P3 की, तो प्रोसेस P3 को CPU असाइन हो जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट टाइम के लिए इसको भी कर देंगे, तो 2 + 1 = 3, अब इसका बचा केवल 2, तो 3 में 2 और प्रोसेस आ गई, P4 और P5। तो अब इनका कंपेयर करें तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी P4 की है, तो P4 को भी 1 यूनिट टाइम के लिए असाइन कर देंगे, ठीक है। 3 + 1 = 4, ये 4 हो गया। तो अब 4 पे P6 भी आ गई, मीन सारी प्रोसेसेस सिस्टम में आ गई हैं, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, ठीक है। इसका 1 यूनिट हो गया था P4 का, तो इसके बचे 4। तो अब अवेलेबल प्रोसेस में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, P4 की, तो हमेशा यही एग्जीक्यूट होगी, तो हम इसे पूरा असाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप सिस्टम में सारी प्रोसेस आ गई हैं, ठीक है।
तो P4 आएगी, इसका कितना 4 और बचा था, तो 4 + 4 इज 8। ठीक है, ये सिस्टम से आउट हो जाएगी। अब नेक्स्ट हैश प्रायोरिटी है 7। ठीक है, अवेलेबल प्रोसेसर में से 7, तो 7 प्रायोरिटी P3 की, और P3 का एग्जीक्यूशन टाइम बचा हुआ है केवल 2 यूनिट, तो 8 + 2 इज 10, तो ये भी सिस्टम से आउट हो जाएगी। अब नेक्स्ट 6 है प्रायोरिटी प्रोसेस P6 की, तो P6 को असाइन कर देंगे, कितना यूनिट चाहिए अब 2, 10 + 2 इज 12, और ये भी सिस्टम से आउट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है प्रायोरिटी है हाईएस्ट 5। ठीक है, बट ये दो प्रोसेसेस की है, P2 की और P5 की, तो किसका साइन होगा, टाइम हम ब्रेक करते हैं FCFS से, तो जो प्रोसेस इन दोनों में से पहले आई है, ठीक है, 2 और 3 में कौन पहले आया है, इनका अराइवल टाइम अगर मैं चेक करूँ, प्रोसेस P2, तो प्रोसेस P2 का साइन कर देंगे। ठीक है, कितना यूनिट, 2 यूनिट, 12 + 2 इज 14, तो ये भी सिस्टम से एग्जिट कर जाएगा। अब नंबर आएगा P5 का। ठीक है, तो P5 और इसे 1 यूनिट टाइम चाहिए, तो 14 + 1 इज 15, और ये भी सिस्टम से आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब प्रोसेस P1 को असाइन करेंगे लास्ट में, एक यही प्रोसेस बची है और इसका बस टाइम है अब केवल 3, तो 15 + 3 इज 18। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करने हैं ये बचे हुए कॉलम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। ठीक, तो P1 का कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 18। ठीक है, हमें ये देखना है कि गैंट चार्ट में प्रोसेस लास्ट टाइम कहाँ पे अकर हुई। ठीक है, तो P1 यहाँ पे आ रही लास्ट टाइम 18, ऐसे ही P2 का 14 और P3 का 10। ठीक है, बाकी सारे प्रोसेस का हम देख लेंगे कंप्लीशन टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम हमें पता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ठीक है, तो ये सारी कॉलम्स कैलकुलेट करने के बाद हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, तो इस कॉलम का सम कर देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 62 डिवाइडेड बाई 6, 10.33 मिली सेकेंड, और वेटिंग टाइम के लिए इस पूरे कॉलम का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। ठीक है, 7.5 मिली सेकेंड। तो अब जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है ये कहाँ पे यूज़फुल होती है, जब कोई हमें किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना हो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रोसेसर्स होंगी उनकी प्रायोरिटी हमेशा क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही सिस्टम को मेंटेन करना है, सपोज और भी कोई काम हो सकते हैं, तो जितनी भी प्रायोरिटी जिनका वर्क ज़्यादा हो या जिनकी सिस्टम को ज़्यादा ज़रूरत हो, ठीक है, तो उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी देके जल्दी एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। ठीक है, बट इसमें कुछ इसके ड्रॉबैक भी हैं, तो देखते हैं। अ मेजर प्रॉब्लम विद प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज इंडेफिनिट ब्लॉकिंग और स्टार्वेशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्टार्वेशन, बहुत बार इसके बारे में एग्जाम में पूछा भी जाता है कि स्टार्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो जो लिटरल मीनिंग होती है स्टार्वेशन की वो होती है भूखमरी। ठीक है, भूखा मरना। तो यहाँ पे भूखा कौन मरेगा, जो लो प्रायोरिटी की प्रोसेसेस होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे भूख से मतलब है कि उनका खाना क्या है, यहाँ पे वो एग्जीक्यूट कर रही है CPU। ठीक है, तो उन्हें इंडेफिनेट टाइम तक CPU असाइन नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस। ठीक है, देखते हैं। अ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन लीव सम लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस वेटिंग इनडेफिनेटली। ठीक है, ऐसा कोई केस हो सकता है कि सिस्टम में केवल हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आती जा रही है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। तो जो लो प्रायोरिटी की प्रोसेस होंगी उन्हें इंडेफिनिट टाइम तक वेट करता रहना पड़ेगा, तो इस कारण उन्हें CPU असाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं स्टार्वेशन। तो आगे देखते हैं। इन अ हैवीली लोडेड कंप्यूटर सिस्टम अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस कैन प्रिवेंट अ लो प्रायोरिटी प्रोसेस फ्रॉम एवर गेटिंग द CPU। ठीक है, जैसा अभी मैंने बात करी कि हाई प्रायोरिटी की प्रोसेसेस के कारण लो प्रायोरिटी की प्रोसेस जो होती हैं उन्हें सिस्टम नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इंडेफिनिट ब्लॉकेज ऑफ लो प्रायोरिटी प्रोसेस इज एजिंग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। इस प्रॉब्लम को, जो स्टार्वेशन की प्रॉब्लम होती है, हम इसे एजिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एजिंग क्या है, एजिंग इज अ टेक्निक ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेसेस दैट वेट इन द सिस्टम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो जो सिस्टम में लो प्रायोरिटी की प्रोसेस है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रही हैं, उनकी जो प्रायोरिटी है
उसे एक टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ाना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एजिंग। ठीक है, उससे क्या होगा कि उनकी प्रायोरिटी थोड़ा बढ़ती जाएगी, तो एक टाइम बाद उन्हें सीपीयू असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एजिंग। तो ये तो थी हमारी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इसमें हमने दोनों वर्जन पढ़े, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ठीक है, थैंक यू।